स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी पावर्ड बाय एयरटेल 5G में। हमें बड़ी उम्मीद थी कि जब आखिरी दो टीम हमें दिखेंगे इस IPL में, सनराइजर्स और राजस्थान रॉयल्स, तो मतलब बराबरी का मुकाबला रहेगा, बहुत ही तीखा मुकाबला रहेगा। लेकिन ये तो बहुत ही वन साइडेड और थोड़ा सा बोरिंग तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हर IPL मैच में कुछ ना कुछ तो होता है ही बात करने के लिए। लेकिन इस तरह का मुकाबला हमें पसंद नहीं है वसीम भाई, जहाँ एक तरफ एक टीम, मतलब शुरुआत से हमें पता है कि एक ही टीम जीतने वाली है, लेकिन ऐसा ही दिन था राजस्थान रॉयल्स के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरह से बॉलिंग की अगर हम बात करें शुरुआत में, तो SRH ने जिस तरह से बॉलिंग की शुरुआत की, बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए। जिस तरह से गेंदबाजी की, शॉट डाला, रूम दिया, फिर कुछ गेंदें बहुत आगे डाल दी। जितनी अच्छी कंडीशंस थी बॉलिंग के लिए, मुझे लगता है उतना अच्छा यूज़ नहीं किया उस कंडीशंस को। थोड़े से कप्तानी के बारे में भी मुझे लगता है केन विलियमसन शायद और बेहतर यूज़ कर सकते थे। मे बी पावर प्ले में वॉशिंगटन सुंदर को बॉलिंग डलवा सकते थे, उमरान मलिक को मे बी पावर प्ले के बाद डलवा सकते थे। और टैक्टिकली मुझे लगता है पहला ही गेम है, तो शायद जानने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, बट डेफिनेटली बहुत गेम के पीछे रह गए, बहुत ज़्यादा रन करवा दिया। नो बॉल मुझे लगता है बहुत कॉस्टली पड़ा फर्स्ट ऑफ ऑल उनको, जो जॉस बटलर का भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी पे। तो ऑल इन ऑल बहुत गेम के बहुत पीछे रह गए। बैटिंग में भी जिस तरह से पहले पावर प्ले में 14 रन पे 3 विकेट आउट थे, तो गेम के बहुत पीछे चले गए। अगेन शायद एडन मार्करम थोड़ा बैटिंग में ऊपर आ सकते थे, निकलस पूरन को थोड़ा सा सेव कर सकते थे, वॉशिंगटन सुंदर शायद और ऊपर आ सकते थे। तो थोड़ा टैक्टिकली मुझे लगता है केन विलियमसन थोड़ा सा पीछे रह गए। बट ऑल इन ऑल मुझे लगता है क्रेडिट देना होगा राजस्थान रॉयल, जितना बढ़िया मैच खेला है। हालांकि टॉस हार गया था, पहली बार हम देख रहे हैं IPL में कि जो टीम पहली बैटिंग की है वो मैच जीती है। तो जितने थ्रिलर्स हम थोड़े बहुत अभी जो वीकेंड में देखे हैं, उसके बाद हमारे हार्ट के लिए एक आधा ऐसा मैच होना ज़रूरी है। ये थोड़ा एक वो हैंगओवर जैसा एक मैच है, या एंटी क्लाइमैक्स मैच जो हमने ओपनिंग डे पे भी देखा था। लेकिन आपने इतना अच्छा डिटेल्ड आंसर दिया है, और मुझे तो ताजुब हो रहा है कि केन विलियमसन जिस टीम के कप्तान हो और टॉम मूडी जिस टीम के कोच हो, मतलब उनसे इतने सारे एरर्स, टैक्टिकल एरर्स। तो सबसे पहले तो गेंदबाजी की बात कर लेते हैं। जिस तरह वसीम जाफर ने कहा कि पावर प्ले में, दोनों पावर प्ले में एक तरह से गेम डिसाइड ही हो गया, क्योंकि एक तरफ सनराइजर्स हैदराबाद इनडिसिप्लिन थे, नो बॉल्स थे, कैच छूटे उनके, भले ही नो बॉल पे क्यों ना हो, लेकिन एक ऑल ओवर द प्लेस नजर आए सनराइजर्स हैदराबाद, और उसी का फायदा उठाया जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल, उसके बाद संजू सैमसन और देवदत्त पडिक्कल ने। तो अगर हम टैक्टिक्स की बात करें वसीम भाई, और दूसरी तरफ जब प्रसिद्ध कृष्ण और ट्रेंट बोल्ट ने गेंदबाजी की, ऐसा लग रहा है तो बल्ला गेंद से मतलब बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है। तो क्या था फर्क दोनों ओपनिंग बॉलिंग कॉम्बिनेशन में? प्रसिद्ध कृष्णा और ट्रेंट बोल्ट ने रौनक जिस तरह से गेंदबाजी की, वो उन्होंने दिखाया कि इस पिच पे कैसे बॉल डालनी चाहिए, जो कि SRH के बॉलर्स ने नहीं डाला। जो लेंथ एक्चुअली इस विकेट पे आपको सिर्फ 3/4 लेंथ डालना है, आपको रूम नहीं देना है, वो गेंदबाजी मुझे लगता है थोड़ी कंसिस्टेंट और करनी चाहिए थी SRH को। हालांकि पिच में हेल्प था, ऐसा नहीं कि बॉल कैरी नहीं हो रही थी या सीम मूवमेंट नहीं थी, लेकिन वो जगह पे कंसिस्टेंट बॉल नहीं डाले। हालांकि उमरान मलिक को जो दोनों विकेटें भी मिली है, वो एक्चुअल टेस्ट मैच लेंथ वाली गेंदबाजी पे मिली है, तो वो गेंद थोड़ा कंसिस्टेंट उन्होंने बॉलिंग नहीं की। और अगेन थोड़ा सा रीशफल होना चाहिए था। उमरान मलिक को हमने देखा है थोड़े रॉ हैं, नए हैं IPL के अंदर, तो अगर तेज़ गेंदबाजी पे मार पड़ती है तो फिर से तेज़ी डालने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा पेस में भी और वेरी कर सकते हैं। बट जितना खेलेंगे बिल्कुल उससे ज़्यादा सुधरते चले जाएंगे। बट जहां हम बात करते हैं प्रसिद्ध कृष्णा और ट्रेंट बोल्ट की कमाल की गेंदबाजी की, हमको दिखाया है कि ये विकेटों पे कैसी बॉलिंग करनी चाहिए। बिल्कुल, और अच्छी रणनीति संजू सैमसन की तरफ से कि उन्हें 3-3 ओवर उन्होंने दिए शुरुआत में ही। बिल्कुल, और जब आपका पावर प्ले ऐसे जाता है और आपको शुरू में 2 या 3 विकेटें मिलती है, तो आप अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट है। आपको पता है कि आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है ओवर, क्योंकि ये मैच उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद SRH की टीम ऑल आउट हो जाएगी, बट ओवरऑल जब आप ऐसे अगर शुरू में ही 2 या 3 विकेटें चटकाते हो, तो यू कैन अफोर्ड कि भाई ट्रेंट बोल्ट आपको ज़्यादा विकेटें आपको नए बॉल पे दिलाते हैं, तो आप उनको ऑफकोर्स यूज़ करना चाहिए। और विकेट उनको नए बॉल से मिल ही गया। निकलस पूरन ने काफ़ी मेहनत की उनको 3-4 बार अपना विकेट देने की, आखिरकार दे ही बैठे। तो मैं वसीम जाफर से पूछूंगा कि अपने कोचेस हैट को अभी डाल दे और मुझसे थोड़ी सी बातचीत कर ले कि इस कमाल की इनिंग्स में निकलस पूरन कितने टैलेंटेड बल्लेबाज है वसीम। लेकिन IPL में हमने देखा है कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि क्या कर रहे हैं। 0 ऑफ 10 थी वो इनिंग्स, हर बॉल वो अगेंस्ट ट्रेंट बोल्ट के नेचुरल एंगल मिड विकेट की तरफ हम
बॉम्बे में बोलते हैं ना घसीटने लगे थे, वो झाड़ू शॉट जो कोचेज और अंपायर्स हमें काफ़ी डांटते हैं अगर हम कभी खेले। तो अगर आप वहाँ होते तो आप क्या कहते निकलस पूरन को, किस तरह खेलना चाहिए था उससे? जी हाँ, बिल्कुल। जब बॉल आपकी इतनी स्विंग हो रही है और आपसे दूर जा रही है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बॉल थोड़ा सा सीधा खेले। और वो स्पेल प्रोबेबली, क्योंकि वो थर्ड ओवर था ट्रेंट बोल्ट का, वो स्पेल अफोर्ड कर सकते हैं। जब आप ऑलरेडी इतने पीछे हो तो वो ओवर में भी अगर आपको रन नहीं मिले तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो अगेन थोड़ा मुझे लगता है कि टैक्टिकली शायद एडन मार्करम ऊपर आ सकते थे। वो टेस्ट मैच के लिए ओपन करते हैं साउथ अफ्रीका के लिए, वो बेटर इक्विप्ड है इस तरह की गेंदबाजी खेलने के लिए। तो थोड़ा मुझे लगा कि निकलस पूरन अगेन इतनी बढ़िया फॉर्म के साथ आ रहे थे। वेस्ट इंडीज़ और इंडिया की जो T20 हुई थे, तीनों ही मैचों में 50 रन बनाए थे। लेकिन IPL में आने के बाद फिर मुझे दिक्कत नहीं है कि वो ज़ीरो पे आउट हो जाए, बट जिस तरह से आउट हुए वो मुझे लगता है कि थोड़ा और बेटर अप्रोच होना चाहिए था, बेटर शॉट सिलेक्शन होना चाहिए था। और वसीम जाफर ने ऑलरेडी कहा है कि शायद सनराइजर्स हैदराबाद भी उनकी थोड़ी सी सहायता कर सकते थे। 4 के बजाय अगर 5 पे खेल लेते पूरन, जिस तरह शिमरन हेटमायर ने खेली, इतनी अच्छी पारी 5 नंबर पे, उनके वेस्ट इंडियन काउंटर पार्ट से थोड़ी सी सलाह लेनी चाहिए थी निकलस पूरन को, क्योंकि हेटमायर और सैमसन ने मिलकर ऐसे रनों का पहाड़ खड़ा किया कि उसके बाद वापसी तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सी हो गई। और 13 गेंदों में 32 रन बनाए शिमरन हेटमायर ने, 2 चौके 3 छक्के। दूसरी तरफ संजू सैमसन 27 गेंदों में 55 रन, और इन्हीं के बदौलत 20 ओवर में हमने देखे 30 बाउंड्री वसीम, 16 चौके लगाए और 14 छक्के लगाए। मतलब 20 ओवर में और हिटिंग 1.5 बाउंड्रीज ऑन ओवर। इन दोनों की तरफ से जो एक मोमेंटम था वो कभी झुका ही नहीं। हमने काफ़ी इनिंग्स में देखा है एटलीस्ट कभी बॉलिंग टीम जो है वापस आ जाती है, लेकिन हेटमायर की पारी ने इस तरह से आई थिंक ऑपोजिशन को फ्लैट ही कर दिया पूरा। जी हाँ, और एक तरह से मुझे लग रहा था कि ये अप्रोच था कि बिल्कुल अटैकिंग क्रिकेट खेलना है। जो भी बैट्समैन आ रहा है, चाहे वो 3 नंबर का बैट्समैन हो, चाहे 4-5, वो हर ओवर में एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहा है। और उन्होंने हमेशा से ही बॉलर्स को अंडर प्रेशर रखा, तो उसी वजह से वो 210 के टारगेट तक पहुंच सके और बहुत अच्छी रणनीति रही। देवदत्त पडिक्कल भी पहली बार 4 नंबर पर खेल रहे थे, कमाल की उन्होंने भी पारी खेली, 40 रन जो बनाए, कम गेंदों में बनाए। और हेटमायर अगेन मैं थोड़ा सा सरप्राइज़ रहता हूं कि वो वेस्ट इंडीज़ की T20 टीम में फिट नहीं होते, लेकिन कमाल की पारी खेली। वो मोमेंटम जो चाहिए था इस इनिंग को, वो मोमेंटम उन्होंने लास्ट ओवर्स में दिया। और संजू सैमसन हम सब जानते हैं कि स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट वो कितने डेंजरस रहते। अब उनके लिए यही चैलेंज है कि वो इस कंसिस्टेंसी को बरकरार रखें। किसी ना किसी उनको कहना पड़ेगा कि हर मैच पहला ही मैच है टूर्नामेंट का, समझाना पड़ेगा उसे, क्योंकि कमाल के संजू सैमसन शुरुआत इतनी अच्छी कर लेते और फिर भी पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हैं जब टूर्नामेंट का मिडिल फेज आ जाता है, आखिरी फेज आ जाता है। राजस्थान रॉयल्स की टीम यही उम्मीद करेंगे कि यही साल होगा संजू सैमसन का फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। लेकिन हैदराबाद फैंस क्या उम्मीद कर पाएंगे? मैं तो जानता हूँ सोशल मीडिया पर हैदराबाद के फैंस जो है बहुत ही प्राउड बंच है, और IPL जीतने के बाद अच्छे अच्छे दिन उन्हें देखे। 2018 में फिर से फाइनल में पहुंचे थे, फिर अचानक पिछले साल बॉटम ऑफ द लीग। और हमने काफ़ी सवाल उठाए थे वसीम आफ्टर द ऑक्शन कि क्या ये टीम स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रही है। तो क्या एक मैच के बाद कोई जजमेंट आप दे पाएंगे कि या इस टीम वापसी कर पाएंगे? क्योंकि आज का परफॉर्मेंस तो बहुत ही फॉरगेटफुल रहा। जी हाँ, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल तो है, क्योंकि हमने ऑक्शन में भी देखा था कि जो प्लेयर उनकी टीम से चले गए हैं उनका उन्होंने रिप्लेसमेंट नहीं लिया। डेविड वार्नर, राशिद खान, इतने बड़े प्लेयर को आपने लूज़ किया है, तो आपको वैसे प्लेयर तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, लेकिन उनका रिप्लेसमेंट बिल्कुल आपको लेना चाहिए था। वो चीज़ हमको इस टीम में नहीं दिखाई दे रही है। कोई रिस्ट स्पिनर नहीं है, स्पिन बहुत वीक लग रही है। बैटिंग अगेन जो इंडियन टैलेंट है उनको मुझे लगता है कि थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा, परफॉर्मेंस बेटर करनी पड़ेगी। अगेन निकलस पूरन हो गए, केन विलियमसन हो गए, एडन मार्करम, अगेन इनको बहुत रन बनाने पड़ेंगे इस टीम के लिए, क्योंकि ये बॉलिंग अटैक मुझे थोड़ा सा बहुत वीक लग रहा है। तो भाई एक ही मैच हुआ है, जिस तरह वसीम जाफर ने कहा कि अभी कोई जजमेंट आप ना ही कीजिए हैदराबाद में तो बेटर होगा। शायद अगले मैच में कुछ बदलाव निकाल पाए केन विलियमसन और टॉम मूडी और बाकी की इनकी जो स्टार स्टडीड कोचिंग स्टाफ है। और जहाँ तक बदलाव की बातचीत हम कर ही रहे हैं, वहाँ जहाँ एक तरफ IPL ने गेम बदला है, वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी ने गेम देखने का तरीका। तो चलिए आज के इस सेगमेंट में फिर से बदलाव के बारे में थोड़ी सी बातचीत हो जाए वसीम जाफर के साथ। एयरटेल 5G प्रेजेंट्स क्रिकेट का नया अवतार। तो चलिए इसी के सिलसिले में करते हैं वसीम जाफ़र से बात। आजकल जो टेक्नोलॉजी है कमाल की हो गई है वसीम, और मैं बस यही सोचता हूँ कि आपने इतने सालों के लिए खेला है, इंडिया के लिए भी, मुंबई के लिए फर्स्ट क्लास के, तो आप दिग्गज है हमारे कंट्री में। अगर आपके इनिशियल ईयर्स में इस तरह की टेक्नोलॉजी होती
तो आपको क्या लगता है कि मतलब व्यूअर एक्सपीरियंस कैसा होता? क्योंकि आजकल तो एट द टिप ऑफ आवर फिंगर हम कोई भी एंगल से कुछ भी देख सकते हैं। आपके जो खूबसूरत फ्लिक शॉट्स, कवर ड्राइव्स थे, हमें सिर्फ वो स्टैंडर्ड कैमरा से नहीं, शायद बॉलर के नज़रिए से, शायद कीपर के नज़रिए से, कोई भी एंगल से दिख जाता। जी हाँ, बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी बढ़ती ही चली जा रही है, तो क्यों नहीं उसका फ़ायदा उठाए रौनक का। अगर आप मुझे इस एंगल में अच्छे दिखते हैं तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि इसी एंगल में देखूँ। तो बिल्कुल, अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है तो उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, और एयरटेल को बिल्कुल इसमें मुबारकबाद देनी चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी वो लेकर आ रहे हैं और व्यूअर्स को इसका फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। अच्छा, ये तो आपने मेरी तारीफ़ की, अभी पता नहीं इसको मैं रिस्पॉन्ड कैसे करूं, लेकिन आपसे एक और सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा कि ऐसा कोई खिलाड़ी या बल्लेबाज जो आपके पहले वाले जनरेशन में से था, चलो आपको तो हमने, हमारी अच्छी खुशकिस्मती है कि आपको टीवी पे हमने देखा, अच्छे एरा में आप खेले, लेकिन चलिए एक जनरेशन पहले चले जाते, एक ऐसे प्लेयर का या फिर एक ऐसी पारी के बारे में मुझे बताइए जो आप उम्मीद करते कि काश उस टाइम पे इस तरह की कमाल की टेक्नोलॉजी होती तो देखने में कितना मज़ा आता। जी बिल्कुल, एक तो ऑब्वियसली कपिल देव जी की जो इनिंग थी 175 की, क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी जो बीबीसी की जो स्ट्राइक थी उस वजह से। तो ऑब्वियसली सारे, मुझे लगता है कि इंडियन फैंस और इंडियन प्लेयर्स जो आज की जनरेशन के हैं, वो ऑब्वियसली वो इनिंग तो हमेशा देखना चाहेंगे। तो मुझे लगता है वो तो एक इनिंग डेफिनेटली है, और बहुत सारे, मैं विव रिचर्ड्स का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, तो उनकी कुछ इनिंग्स ऑब्वियसली मैं बिल्कुल देखना चाहूँगा। बिल्कुल, विव रिचर्ड्स के बारे में तो भाई कोई भी एक ऐसा एंगल दे दो जहाँ वो च्युइंग गम उनका मुंह में दिख जाए, या फिर वो बिना हेलमेट के जिस स्वैग के साथ खेलते थे, भाई अगर वो हम एक दिन देख ले, और क्या पता एयरटेल के ज़रिए वो देख भी लेते हम कभी ना कभी। और वो जहाँ तक वो 175 की बात है, वो तो आई थिंक हमें जल्द ही जल्द देखने को मिलेगी ही। और इसी में एक कदम और आगे बढ़ते हुए एयरटेल 5G क्रिकेट फैंस के लिए एक ऐसी क्रांति लेकर आ रहा है जहाँ क्रिकेट फैंस 360 डिग्री के एंगल से खेल का लुत्फ उठा सकते हैं, और उनके पास अपने हिसाब से कैमरा एंगल चुनने का भी विकल्प होगा। कोई क्रिकेट को इस तरह भी देख पाएगा, ये कभी सोचा नहीं था। भाई मानना तो पड़ेगा, आप चाहे आप घर बैठे मैच का मजा ले रहे हो या स्टेडियम में, एयरटेल 5G से आप कोई भी एंगल देख सकते हैं। ये आपके क्रिकेट देखने का पूरा नजरिया ही बदल देगा। वाकई में एक गेम चेंजर है ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम जाफर का, इनसे हम बातचीत करते ही रहेंगे ऑन ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी, पावर्ड बाय एयरटेल 5G। कोई क्रिकेट को इस तरह भी देख पाएगा, ये कभी सोचा नहीं था।